हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रानू सर में। आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी आईएएस के लिए जो टेस्ट नंबर 24 है ये लेकर आए हैं। जो हम टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं वो टेस्ट सीरीज़ जो है दृष्टि आईएएस संस्थान की टेस्ट सीरीज़ है, जो बहुत ही पॉपुलर संस्थान है। और इसमें हम जो 24 नंबर सी सेट की टेस्ट सीरीज़ है, आज हम इसमें सी सेट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। और वो भी सी सेट में हम सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन को देखने वाले हैं। और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन की बात करें तो उसके मैंने वीडियो बना दिए हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें एक बार ज़रूर देख लें। अगर सी सेट की वेटेज की बात करें, सी सेट में जो है कॉम्प्रिहेंशन की वेटेज की बात करें तो इसमें क्या है, लगभग 25 से 35 क्वेश्चन तक जो है इसमें आते हैं। मिनिमम 25 और मैक्सिमम 35 तक क्वेश्चन जो है सी सेट के पेपर में जो है कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। इसमें क्या है, आपको क्वालिफाइंग कराने की जो क्वालिफाइंग पेपर होता है ये, इसमें क्या है 27 मार्क क्वेश्चन आपको सही करना है। लगभग 200 में 66.66 आपको परसेंट, यानी 66.66 आपको नंबर लाना है, परसेंटेज नहीं। इसमें 33% की बात है, सिर्फ ये क्वालिफाइंग है, आपके इसमें कोई मार्किंग जोड़ी नहीं जाएगी। तो इसमें क्या है, अगर देखा जाए तो सी सेट में कॉम्प्रिहेंशन आपको अकेले दम रखता है आपको क्वालिफाइंग कराने की। ठीक है, बस आपको क्या है, इसका डर थोड़ा दूर करना है और कुछ टिप्स और ट्रिक को फॉलो करना है। और उसमें क्या है, आपको एक सटीक और सही आंसर की तरफ पहुंचने में मदद मिलेगी। तो इसमें क्या है, सबसे पहली टिप्स ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ इसमें आपको बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगाना है। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। आपको जो स्टेंजा दिया गया है, जो पैराग्राफ दिया गया है, उसको ही पढ़ के उसका जो है उसके सवाल का, जो क्वेश्चन का, उसका आंसर देना है। ठीक है, अगर मान लो जो कॉम्प्रिहेंशन में कह दिया है, जो एक पैराग्राफ दिया गया उसमें अगर कह दिया है कुत्ता जो है 2 पैरों पर चलता है, ठीक है, तो आप यकीन मानिए आपको अगर सही क्वेश्चन लगाना है, भले ही सैद्धांतिक रूप से वो सही ना हो, प्रैक्टिकली सही ना हो, लेकिन आपको जो लेखक कहता है वही लेखक के कहने के अनुसार ही आपको आंसर देना है। ठीक है, उसमें आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कि कुत्ता 2 पैरों पर नहीं चलता है। ठीक है, एक मान लीजिए, ठीक है, अगर उसमें कह दिया, पैराग्राफ में बोल दिया कि कुत्ता 2 पैरों पर चलता है, लेखक ने लिख के कह दिया, तो आपको उसी के अनुसार ही आंसर देना है। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि ये गलत है या सही है। ठीक है, तो ये सबसे पहली। और दूसरी बात है, जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, केवल, एक्सट्रीम वर्ड, जो आपको शायद पता है और मैं हर वीडियो में भी यही बताता हूँ, उनको एलिमिनेट करने की भी कोशिश करें। और ज़्यादातर पहले एक बार ट्राई मार लें, उसमें पैराग्राफ में देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि राइटर केवल की ही बात करता हो, आप वो केवल वाला ही काट दें। ठीक है, ऐसा नहीं करें। तो चलिए पढ़ के देखते हैं और आपको हम आंसर निकालने के लिए एक सही रणनीति की ओर ले चलते हैं कि किस प्रकार से आप आंसर उसका निकाल सकते हैं। अगर आपने स्टेंजा जो है, आपका जो पैराग्राफ दिया गया है, अगर वो आपके पढ़ा हुआ है या आप उसके बारे में जानते हैं तो आप उसको पहले पढ़ लीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले आप क्या करें, पहले आप क्वेश्चन देखें। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, जैसे इसमें दिया गया, इस परिच्छेद में कौन सा मुख्य विचार अनुगत होता है। ठीक है, मुख्य विचार अनुगत होता है। अगर आपको ये शब्द समझ में नहीं आए तो क्या है, आप एक साइड उसमें इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन होता है, आप उसको देख लें। ठीक है, आपको शब्द समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखना है, हमें ऑप्शन देखना है, किसी भी समाज में ऐतिहासिक अन्याय अपरिहार्य है और यह हमेशा सुधार से परे होता है। दूसरा कथन देखें, ऐतिहासिक अन्याय की प्रत्येक अभिव्यक्ति को सुधारना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। ठीक है, असंभव नहीं है लेकिन कठिन अवश्य है। दूसरी बात, अस्पृश्यता का समाधान केवल राजनेता ही कर सकते, जैसे ये ऑप्शन है। ठीक है, अब अस्पृश्यता है, जो अनटचेबिलिटी है, इसका अगर केवल राजनेता नहीं कर सकते, कि राजनेता तो कानून बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है हर आदमी को सहयोग के तौर पर चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको प्रॉपर यही नहीं मानेंगे, शायद लेखक ने यही कहा हो कि केवल राजनेता ही कर सकते हैं, तो अभी हम इसको सही नहीं मानेंगे। ठीक है, एक आपको हिंट दे दी कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है गलत होने की संभावना रहती है।
अब देखते हैं, राजनेता अन्याय के इतिहास को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हम उसको पैराग्राफ पढ़ते हैं। जैसे नरसंहार, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, हत्या, सामूहिक बलात्कार और क्षेत्रीय विभाजन के दौरान मार काट आदि अन्याय के सभी मामले गहरी क्षति पहुंचाते हैं और प्रतिशोध, क्षतिपूर्ति, दुष्कृत्यों की सार्वजनिक स्वीकृति एवं क्षमा याचना की माध्यम से क्षमा याचना की मांग रखते हैं। हालांकि दासता एवं अस्पृश्यता ऐसे अन्याय वर्तमान में हमारे देश में किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के तथा किसी भी सुधार का विरोध करते हैं। निसंदेह राजनीतिक सिद्धांतकारों को अन्याय जैसे अस्पृश्यता के इतिहास को गंभीरता से लेना होगा, लेकिन ऐतिहासिक अन्याय में सुधार का आरंभिक बिंदु यहीं और अभी है। ठीक है, इस प्रकार के देखना है कि यहीं और अभी है, यानी इसमें लेखक ने क्या इम्प्रेस किया, इन्हेंस किया है, मतलब एक पॉइंट दिया है, इसमें जोर दे के कहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को, और अगर आपको पैराग्राफ में देखना है पूर्व धारणा, ठीक है, अगर पूर्व धारणा की बात करें, तो हमें पूर्व धारणा का मतलब होता है उससे लिखने का, उसका मतलब क्या है। अभी आपने इतना पढ़ा है, तो इसमें लेखक क्या कहना चाहता है। ठीक है, लेखक जो है कहना चाहता है, जैसे इसमें कहा गया जैसे, ठीक है, अस्पृश्यता से के इतिहास को गंभीरता से लेना होगा। ठीक है, तो ये क्या एक कमी है, उस कमी के बारे में लेखक बताना चाहता है कि अस्पृश्यता के सिद्धांत को जो अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, तो उसके इतिहास को हमें गंभीरता से लेना होगा। ये हमने बात इसके एक क्वेश्चन के तौर से देखा और उसमें कहा भी था। ठीक है, अन्याय में सुधार का जो आरंभिक बिंदु यहीं और अभी है। ठीक है, यानी हमें इसी युग में अभी इसी तरीके से मतलब हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब लेखक इस बात पर कहना चाहता है कि हमारे जो देश की कमियां हैं, उन कमियों को किस प्रकार से इग्नोर किया जाता है, किस प्रकार से उनकी तरफ कोशिश नहीं की जाती है। तो लेखक के कहने का मतलब ये है, और ख़ास तौर से लेखक जो है अनटचेबिलिटी की तरफ, जो अस्पृश्यता है, उसकी तरफ जो है इशारा करते हुए कहता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको सार्वधिक न्याय देखना है, यानी आपको उसका अगर पूछा गया पूर्व धारणा क्या है, तो इसमें आपको ऊपर का जो 2-3 पैराग्राफ, मतलब 2-3 फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप सेंटेंस है, उनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, आप लेखक के मन की बात को समझ जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरी तरफ अगर आप में सर्वाधिक न्यायपूर्ण, न्याय संगत, यानी सर्वाधिक सही है, तो उसके लिए आपको जहाँ पर लेखक अपना कंक्लूज़न देता है उसी जगह से आपको वहाँ से पीछे की जो लास्ट की 3 लाइनें हैं, 4-5 लाइनें, उनको आपको पढ़ना है। और ज़्यादातर जो है क्वेश्चन आपको पहले की 4 लाइनें या लास्ट के 4 लाइनों में ही मिल जाता है। जो पूर्व धारणा वाले पहले की 4 लाइनों में मिल जाएंगे, सर्वाधिक निष्कर्ष वाले जहाँ पर कंक्लूज़न लेखक ने दिया है वहाँ की 4 लाइनों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। गंभीरता से लेना होगा, लेकिन ऐतिहासिक अन्याय में सुधार का आरंभिक बिंदु यहीं और अभी है। वह लोकतांत्रिक संदर्भ जो सामूहिक जीवन और आकांक्षाओं को आकार देता है। अन्याय की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसे समझना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि अतीत में और आरोप प्रत्यारोप और आक्रोश की राजनीति भी बहुत अधिक ना फंसे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर बहुत अधिक ना फंसे, मतलब हम उसमें सुधार करें, कहीं ऐसा ना हो कि आक्रोश की राजनीति उसमें पैदा हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है कि थोड़ी जटिल है। ठीक है, जटिल है। तो इसके बाद है, जो समाज को असाध्य रूप से विभाजित करती है और भेदभाव से लड़ने की जो आवश्यकता पर सर्वसम्मति को प्रबल करने की अवरुद्ध करती है। ठीक है, देखिए आंसर इसमें ही आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें कहा है किसी भी समाज में ऐतिहासिक अन्याय अपरिहार्य है और यह हमेशा सुधार के परे है। ऐसा नहीं है, सुधार से हटके नहीं है, मतलब सुधार में है। और जबकि लेखक ने कहा है कि इसका निर्णय अभी और यहीं है। ठीक है, तो इसमें ये कह नहीं सकते कि ये सुधार के परे है, यानी सुधार के परे नहीं है। सुधार के परे का मतलब है सुधार से हटके, मतलब सुधार कर ही नहीं सकते।
इसके बाद है दूसरे नंबर है, ऐतिहासिक अन्याय की प्रत्येक अभिव्यक्ति को सुधारना असंभव नहीं है तो कठिन अवश्य है। ये बात सही है। जैसे उसने कहा कठिनाई कौन कौन सी है कि जनता में आक्रोश फैल सकता है, राजनीतिक में आक्रोश आ सकता है, तो इसमें क्या है, ये कठोरता है। इसके बाद अस्पष्टता का समाधान केवल राजनेता कर सकते हैं, ऐसी कोई बात कही नहीं गई। राजनेता अन्याय के इतिहास को गंभीरता से नहीं ले सक रहे, ये भी गलत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, बी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ही अगला क्वेश्चन। देखिए पूर्व धारणा की बात आ गई इसमें। ठीक है, पूर्व धारणा की बात है, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। मतलब क्या कहना चाहता है लेखक ने क्या कहा है। ठीक है, उसने किस के बारे में जो है आपको एनहेंस किया है, इस पर किस पर जोर दिया है, किसकी तरफ इंडिकेट किया है, उसकी तरफ हम देखते हैं। अब विकल्प देखते हैं क्या है। ऐतिहासिक अन्याय की गहरी जड़ों को समझने से इसे सुधारने में मदद मिलेगी। हमारे समाज में आज भी अन्याय के सभी मामले पाए जाते हैं, ये गलत है, क्योंकि ऐसी कोई बात कही नहीं है पैराग्राफ में कि आज भी अन्याय के सभी मामले पाए जाते हैं, ये गलत है। तो आप पूर्व धारणा की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन जो पहला कथन है आपका सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये। क्योंकि ऐतिहासिक अन्याय की गहरी जड़ों को समझने से इसे सुधारने में मदद मिलेगी। और वही इसने पहले की जो 4 लाइनें हैं उसमें यही कहा है। जो गहरी जड़ें पहले कौन सी थी इतिहास की, जैसे नरसंहार, कत्ल करना, उपनिवेश, साम्राज्यवाद, हत्या, सामूहिक बलात्कार और क्षेत्रीय विभाजन के दौरान मारकाट आदि अन्याय के सभी मामले गहरी क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, और प्रतिशोध, क्षतिपूर्ति, दुष्कृत्यों को सार्वजनिक स्वीकृति एवं क्षमा याचना मांग रखती हैं। कहते हैं या तो हमसे क्षमा मांगो या हमारे साथ मिल जाओ। तो हालांकि दास्ता एवं अस्पृश्यता जैसे अन्याय वर्तमान में हमारे देश में किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। ठीक है, इसके साथ ये तो क्या है, अब कुछ हद तक यानी ज़्यादातर कम हो गए, लेकिन ये जो है अस्पृश्यता है ये भी एक रूढ़िवादी परंपरा है जो अभी भी चली आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें आंसर को देखना है, आंसर को निकालना है। ठीक है, तो जिससे आपको यानी डर थोड़ा दूर होगा। तो पहले आप ध्यान से पढ़िए, आपको डर आपका नाजायज़ है, आपका डर कोई जायज़ नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन में जिसका आपको सिर्फ शब्दों को समझना है और शब्दों को समझने के बाद में ही आपको उसके आंसर देना है। ठीक है, और आंसर उसके आपके समझ चाहिए। और 4 ऑप्शन के तौर पर वो इंडिकेट भी करता है कि इसमें आप ऑप्शन छांटिए, यानी विकल्प दिए हैं उसने। वैकल्पिक चीज़ है कि आपको विकल्प दे रहा है कि आप इसमें छांट सकते हैं, आप अपने मत रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन, अकेले कोई तैयारी मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत देखो, सिर्फ और सिर्फ आप कॉम्प्रिहेंशन की अच्छी तैयारी कर लो। आप अपने आप या 2-4 क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल, तो लगभग जैसे सिलोजिज्म के हैं क्वेश्चन, रीजनिंग के हैं, डायरेक्शन बेस हैं, रिलेशन जो बेस हैं, ब्लड रिलेशन है, इस प्रकार के करीबन 10-15 क्वेश्चन आप रीजनिंग और मैथ में कर सकते हैं। और 10-15 क्वेश्चन तो आप जो है, या अगर जैसे 10-15 जो क्वेश्चन है, जो स्टैंजा है, पैराग्राफ है, आपको इनमें सॉल्व कर लिया। और कभी कभी ऐसा होता है एक पैराग्राफ में 2-2 क्वेश्चन दे देते हैं। तो ऐसा क्या आपको 10 ही तक यानी 10 को समझना है, 5-5 मिनट को दे दीजिए उनको समझने के लिए। धीरे धीरे पढ़िए, शांति से पढ़िए, उसको समझ जाइए। उसके बाद क्या है, आप उसका आंसर निकालिए, इसकी आपकी सही होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब मैथ में हो सकता है कि आपका मैथ बैकग्राउंड ना हो। अगर मैथ बैकग्राउंड है, आपने 12th या BSc जैसे मैथ से की है, तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आप मैथ रीजनिंग के तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, तब तो आपके मतलब सोने में सुहागा है। अगर आप मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं, अगर आप आर्ट बैकग्राउंड के हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप कॉम्प्रिहेंशन से ही अपना क्वालिफाइंग कर सकते हैं पेपर। ठीक है, तो आप देखते हैं अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं, इसको परिच्छेद को पढ़ते हैं। किसी भी देश की सफलता और स्थिरता को संबोधित करते समय राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक एकीकरण 2 कारक हैं। क्या हैं 2 फैक्टर, कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक एकीकरण, जो महत्वपूर्ण होते हैं। और वो महत्वपूर्ण भी हैं, 2 फैक्टर हैं और वो महत्वपूर्ण भी हैं। जब राष्ट्रीय एकता पर प्रश्न आता है, मतलब जब एकता अखंडता पर प्रश्न आता है, तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो किसकी तरफ इशारा किया है? जब यानी इन सब को लेकर के अगर 2 फैक्टर यानी 2 नीचे के पिलर बनाए
और तीसरा एक महत्वपूर्ण स्थिति के तौर पर आपके मकान की जैसे नींव के तौर पर 2 फैक्टर रख के उसमें सबसे चोटी पर जो फल के रूप में उसने रखा है, क्या रखा है? शिक्षा। तो अगर आपको इतनी 4 लाइनों में क्वेश्चन बनाना हो तो उसकी पूर्व धारणा क्या है कि वो शिक्षा की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि शिक्षा एक हमारी बैकबोन है, एक हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारे जीवन की रीढ़ की हड्डी है। तो इस तरीके से वो लेखक कहना चाहता है। अब इसमें देखते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा छात्रों को व्यक्तित्व रूप से समर्थन देने से अधिक योगदान का उद्देश्य रखती है। ठीक है। शिक्षा विकास और बृहद समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। बृहद समृद्धि यानी बहुत बड़ी समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, क्या है? महत्वपूर्ण साधन है। यह सीखने और संस्कृति का विस्तार करने का एक तरीका है। ठीक है। यह बेहतर ज्ञान, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, सामाजिक न्याय और दक्षता के माध्यम से मानव स्थिति की उन्नति की ओर ले जाती है। ठीक है। ये सभी सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख संकेतक हैं। ठीक है। सामाजिक परिवर्तन के क्या है? संकेतक। और किसकी बात कर रहा है? ये किसको इंडिकेट कर रहा है? शिक्षा को। ठीक है। क्योंकि इसमें शिक्षा को एक महत्वपूर्ण बनाया गया, एक कर्ता के रूप में यूज किया गया। ठीक है। एक लीडर के रूप में यूज किया गया है शिक्षा को। संकेतक किसके? प्रमुख संकेतक हैं किसके? शिक्षा के। व्यक्ति की शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक रूप से सफल और उत्पादक व्यक्तियों का विकास करना है। ठीक है। सामाजिक रूप से सफल और उत्पादक व्यक्तियों का विकास करना है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन इसमें एक दिया गया है और इसमें बताया गया पूर्व धारणा क्या है। बताया गया कि इसकी पूर्व धारणा क्या है, लेखक क्या कहना चाहता है। ठीक है। लेखक का मत क्या है, लेखक लिखने से पहले क्या सोचता होगा। ठीक है। तो हम देखते हैं इसको। व्यक्तिगत सफलता ही व्यक्ति की शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है। देखिए इसमें क्या कहा गया था? शिक्षा एक व्यक्तिगत सफलता का एक मात्र है। देखिए अभी इसमें क्या है, कहाँ है? शिक्षा छात्रों को व्यक्तिगत रूप से समर्थन देने में अधिक योगदान का उद्देश्य रखती है। ठीक है। और उसमें क्या किया गया है? व्यक्तिगत शिक्षा के रूप में, मतलब उस जो है उसको बदल दिया है, ट्रांसलेशन को बदल दिया है, मतलब सेंटेंस को बदल दिया है। ठीक है। तो इसमें क्या है? ये तो हमारा सही नहीं है। अब शिक्षा संस्कृति के विस्तार में सहायक होती है। ठीक है। देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है संस्कृति विस्तार करने का एक तरीका है। यह सीखने, किसको? शिक्षा की बात है। शिक्षा सीखने और संस्कृति विस्तार करने का एक तरीका है। ठीक है। तो हम सही आंसर की तरफ पहुंच चुके हैं। यह है हमारा सही आंसर है 2। ठीक है। कथन केवल 2 सही है, जो हमारा सिर्फ हमें उसी में आंसर देखना है और यही इसकी पूर्व धारणा है। अब देखते हैं स्वस्थ पादप, मतलब पौधे की बात है। मानव पोषण और जल निस्पंदन के लिए स्वास्थ्य मृदा आवश्यक है। मतलब अगर पौधा पैदा किया जाए, पौधा स्वस्थ पौधा जो है पैदा किया जाए, उगाया जाए, तो मानव पोषण और जल निस्पंदन के लिए स्वास्थ्य मृदा भी आवश्यक है। कि हमारे यहाँ मृदा की भी क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, मिट्टी की भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। स्वस्थ मृदा एक ऐसे भूदृश्य का समर्थन करती है जो सूखा, बाढ़, आग के प्रभावों के प्रति अधिक प्रत्यास्थी होती है। कैसी होती है? प्रत्यास्थी होती है। मृदा पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने में मदद करती है। किसकी? मृदा जो है, ये टर्निंग पॉइंट है, इसमें ध्यान से देखना। विनियमित किसको? जलवायु को विनियमित करने में मदद करती है और विश्व के समस्त वनों की तुलना में कहीं अधिक कार्बन का भंडारण करती है। ठीक है। ये भी बहुत पॉइंट उचित है। स्वस्थ मृदा हमारे अस्तित्व के लिए मूलभूत है। ये निष्कर्ष है। ठीक है। जिस तरीके से मैंने कहा था, अगर पूर्व धारणा की बात आ जाए तो पहले के जो पैराग्राफ है यहाँ तक पढ़ लीजिए, आपको पूर्व धारणा पता चल जाएगा। अगर रिजल्ट पूछना है, रिजल्ट मतलब निष्कर्ष, सार्वधिक निष्कर्ष क्या है, तो ये क्या है? स्वस्थ मृदा हमारे अस्तित्व के लिए मूलभूत है। अब देखते हैं इसका प्रश्न। प्रश्न क्या है? उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर इसकी पूर्व धारणा बनाई गई है। यानी इसके लिखने से पहले लेखक की क्या पूर्व धारणा थी। ठीक है। इसमें ये देखना है।
अब इसमें देखते हैं क्या है, मृदा मानव अस्तित्व के लिए मूलभूत है, बिल्कुल सही है। ये देखिए लिखा है क्या, मृदा हमारे अस्तित्व के लिए मूलभूत है, ठीक है। और मानव की इसमें बात की गई, मानव पोषण और स्वास्थ्य के लिए मृदा आवश्यक है, तो क्या है, मूलभूत है, मेन चीज़ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम इसको सही मान लेते हैं। मृदा जलवायु परिवर्तन को विनियमित करने में मदद करती है, बिल्कुल सही है, जैसा कि हमने पढ़ा था। विश्व के वन मृदा से अधिक कार्बन भंडारण करते हैं। अब इसमें देखो, मृदा पृथ्वी जलवायु को विनियमित करती है और विश्व के समस्त वनों से की तुलना में अधिक पृथ्वी करती है, ठीक है। पृथ्वी क्या करती है, मृदा जो है जितने वन हैं उनकी तुलना में अधिक जो है अवशोषण करती है, कार्बन स्टोरेज करती है, ठीक है। लेकिन क्या है, इसमें क्या है, इसमें बताया विश्व के वन मृदा से अधिक, यानी ये मिट्टी से अधिक बता रहा है, लेकिन इसमें स्टेंजाम क्या क्या है, वन से अधिक मिट्टी करती है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, 3 गलत हो जाता है, और 3 गलत होने के बाद हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से है आंसर हमें निकालना है, ठीक है। और इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, आपको हो सकता है जलवायु परिवर्तन पे दे दे, जो आजकल के ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे दे दे, इकोनॉमी पे दे सकता है, ठीक है। जिस तरीके से जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, जो एक भारी समस्या बन के, चुनौती बन के देश के सामने आई है, वो है जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जितने SDG गोल हैं उनके बारे में, ऐसी चीज़ों, इकोनॉमी है, और ऐसे ही जो टॉपिक पर जो है आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है। अब देखते हैं क्या, असमानता नीतिगत विमर्श से सबसे आगे आ गई है। नीतिगत असमानता क्या है, विमर्श नीतिगत से सबसे आगे है। कौन है आगे, असमानता। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा का आदर्श वाक्य पीछे, यानी किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। देशों के भीतर और उनके बीच असमानता को कम करना एक उपयुक्त तर्क के साथ सतत विकास लक्ष्यों को SDG का गोल 10 है, ठीक है। क्या है, गोल 10, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, ये जो सतत विकास लक्ष्य है ये 10 की बात है। पिछले कई दशकों में असाधारण आर्थिक विकास और सेहत में व्यापक सुधार देशों के भीतर और उनके बीच गहरे विभाजन को दूर करने में विफल रहे हैं। अब इसमें क्या है, इसकी पूर्व धारणा क्या है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको आंसर इसी में देखना है। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आप एक बार उसे ज़रूर दोबारा ट्राई करने की कोशिश करें, उसको क्वेश्चन पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करें, क्या ऐसी बात है। जैसे असाधारण आर्थिक विकास ने असमानता को कम किया है, देखिए इसमें क्या है, असमानता नीतिगत विमर्श के सबसे आगे है। अगर कम किया गया है तो आगे कैसे है, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये ऑप्शन जो हम इसको गलत मान लिए, ठीक है। जब इसको हमने गलत माना तो क्या है, देखिए एक ऑप्शन गलत काटने से 3 ऑप्शन हमारा आंसर सही आ गया, सी, बगैर पढ़े, ठीक है। एक आप सही गलत देख लीजिए, यही होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ट्राई कर लें। देशों के भीतर और उनके बीच असमानता को कम करना SDG का लक्ष्य 10 है, ठीक है, क्योंकि यह कम महत्वपूर्ण है। ये बात तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन क्योंकि यह कम महत्वपूर्ण है, ये बात गलत है। इस पर तो ये पूरे स्टेंजा में बात की गई, तो ये कम महत्वपूर्ण कैसे है, ठीक है। तो ये क्या है, ये गलत हो जाता, तो 1 2 गलत है हमारा आंसर। तीसरा देखते हैं, पिछले कुछ दशकों में आर्थिक समृद्धि देशों के अंदर एवं बाहर असमानता को दूर करने के में विफल रही है, यही है, क्योंकि ये कह रहा है कि जो नीतिगत विमर्श के साथ भी असमानता आगे है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि असमानता जो है अभी भी आगे है। इसके बाद देखते हैं हम, अगला परिच्छेद है, देखिए ये जलवायु परिवर्तन पर है। जलवायु परिवर्तन भविष्य में खाद्य कीमतों में वृद्धि और खाद्य उत्पादन में कमी लाकर खाद्य असुरक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने की संभावना रखता है। इससे हमें क्या है, लेखक की मन की धारणा को पता लग गया, ठीक है। लेखक क्या कहना चाहता है, लेखक फसल पर जोर देना चाहता है और भविष्य में जलवायु परिवर्तन के ऊपर एनहेंस करता है, कि उस पर जोर देता है और उसके अनुसार बताता है कि जलवायु परिवर्तन से होने वाले हानिकारक प्रभाव क्या है, ठीक है। फसल के लिए जल के बढ़ते उपयोग,
और सूखे के कारण खाद्य उत्पादन के लिए आवश्यक जल दुर्लभ बन सकता है। ठीक है, जल की कमी हो सकती है, सही है। भूमि के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। ठीक है, क्योंकि कुछ क्षेत्र जलवायु की दृष्टि से उत्पादन के लिए अनुपयुक्त हैं या अनुपयुक्त हो जाते हैं, जबकि तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड में धीरे धीरे वृद्धि से अधिक अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जो कुछ क्षेत्रों में कुछ जो है फसलों की पैदावार बढ़ा सकती हैं। ठीक है, पैदावार बढ़ा सकते ये। अब यहाँ से क्या है, ये संभावित उपज वृद्धि चरम घटनाओं, विशेष रूप से अत्यधिक गर्मी और सूखे के कारण फसल जो है पुष्पण के दौरान सीमित हो सकती है। ये उसका निष्कर्ष है। अब देखते हैं क्या पूछा गया प्रश्न है। उपयुक्त परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें कथन सही देखना है। इसमें जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा में मदद करेगा। देखिए, पहले ही कहा है जलवायु परिवर्तन क्या है? जलवायु परिवर्तन भविष्य में खाद्य कीमतों में वृद्धि और खाद्य उत्पादन में कमी, यानी उत्पादन में कमी और कीमत में वृद्धि लाने की एक खाद्य असुरक्षा का उल्लेखनीय योगदान देने में संभावना रखता है। तो फिर ये कैसे ये सही हो सकता है आपका? ग्लोबल वार्मिंग यानी क्लाइमेट चेंज, जो वैश्विक तापन से सभी खेत कृषि भूमि लाभान्वित होंगे। अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी यानी वैश्विक तापन बढ़ेगा, तो खेती में कौन सी यानी कोई सी लाभान्वित है, जितने होंगे लाभ आप वो कुछ नहीं होंगे। ठीक है, खेती हमारी बर्बाद हो जाएगी। तो इसमें क्या है, ये सही आंसर नहीं है। अब जलवायु परिवर्तन निश्चित रूप से सभी फसलों को पैदावार में वृद्धि, बिल्कुल ख़राब। इस तरीके के क्वेश्चन तो बिल्कुल, अब तीनों ऑप्शन बिल्कुल जो पैराग्राफ में बोला गया उसमें बिल्कुल रिलेटेड है ही नहीं। तो हम सही और सही बगैर पढ़े हम डी को मार सकते, जब तीन है ही नहीं सही। ठीक है, तो इसमें क्या है, जलवायु परिवर्तन भविष्य में कृषि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, कारक है। ये बिल्कुल सही है। तो हम आंसर सी की तरफ चलते हैं, डी की तरफ, सॉरी। अब देखिए अगला है, जबकि कई प्रजातियों में फेफड़े होते हैं, कई प्रजातियों में फेफड़े होते हैं, उभयचर अपनी त्वचा से भी सांस ले सकते हैं। जो उभयचर हैं, जो जल और थल दोनों में रहते हैं, उन्हें उभयचर कहते हैं। जब तक कि उनकी त्वचा नम हो, हमेशा गीली रहने वाली त्वचा जीवाणु और कवक के लिए एक वास्तविक भोजन है। जो अगर त्वचा गीली रहेगी तो जीवाणु और कवक उस पर बैठ कर के क्या अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो लेकिन उभयचरों ने सूक्ष्म ग्रंथियां विकसित की हैं जो रोगाणुओं को दूर करने वाले विषाक्त पदार्थों का स्राव करती हैं। इस रूप में वे मानव रोग के इलाज के नए तरीकों की तलाश करने वाले चिकित्सा जैव रसायनविदों के लिए यौगिकों के उल्लेखनीय भंडार और औसत का खजाना है। अब इसमें देखते हैं क्या है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वधिक तार्किक वैज्ञानिक तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ठीक है, देखते हैं। हमारी जैव विविधता में हजारों अद्वितीय एवं चिकित्सीय रूप से मूल्यवान यौगिक खोज किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इसकी तरफ हम क्या करते हैं, सही की तरफ जाते हैं, क्योंकि इसमें लिखा भी है कहाँ तक है, सूक्ष्म ग्रंथियाँ रखिए, विषाक्त पदार्थों के स्राव, मानव रोग इलाज करने के नए तरीक़ों की तलाश करने वाले चिकित्सा जैव रसायनविदों, ठीक है, के लिए यौगिक उल्लेखनीय भंडार और औसत का खजाना है। तो इसकी तरफ हम क्या करते हैं, हम इसकी तरफ जाते हैं, 7 की तरफ, 7 का ए की तरफ। किसी भी प्रजाति को कभी भी अनुपयोगी नहीं माना जा सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। मानव जाति जैव विविधता से अपनी पीठ मोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती। हमारा भविष्य जैव विविधता पर निर्भर है, नहीं है। इसके बाद देखते हैं हम अगला जो है, इसको पढ़ते हैं। पोलियोसीन ईओसीन थर्मल मैक्सिमम यानी PETM वर्तमान युग से 56 मिलियन वर्ष पहले निश्चित रूप से आधुनिक जलवायु परिवर्तन का सर्वोत्कृष्ट प्राचीन परिदृश्य है। PETM में 15 से 20 हज़ार वर्षों में 5 डिग्री से अधिक वार्मिंग शामिल था। पिछले 50 वर्षों में वार्मिंग की दर की तुलना से कुछ धीमी है, जो वातावरण में 2000 गीगाटन से अधिक कार्बन के इनपुट
से प्रेरित हुआ है। PETM पिछले 93 मिलियन वर्षों से सबसे बड़ा गहन समुद्र व्यापक जीव विलुप्त की घटना और महासागर की सतह एवं भूमि पर जीवन के उल्लेखनीय विविधीकरण से जुड़ा है। ठीक है। अनुमान लगाया गया है कि यदि कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि जारी रहती है तो मानव द्वारा जीवाश्म ईंधन जो है दहन शुरू करने के समय से वातावरण में छोड़ी गई जो कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा वर्ष 2159 में ही क्या है PTM के दौरान निर्मुक्त मात्रा के बराबर हो सकती है। आप और हम यानी आप और मैं वर्ष 2021 में यहाँ नहीं होंगे, लेकिन महज है लगभग 4 पीढ़ी दूर है। ठीक है। हम और आप 2159 में नहीं होंगे, लेकिन 4 पीढ़ी दूर आना ज़रूर है ये समय। ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसकी पूर्व धारणा क्या है। ये देखिए पूछा गया पूर्व धारणा या धारणा क्या है। पढ़ते हैं प्रश्न। इसमें क्या है, ग्लोबल वार्मिंग जो वार्मिंग का ग्रह के जैविक विकास पर असर पड़ता है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, आप और मैं यहीं होंगे क्योंकि वर्ष 2159 में पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। ऐसी बात तो कोई की नहीं गई, तो इसमें क्या हम 2 को ही ख़त्म कर दें। ठीक है। अब देखते हैं फिर, या तो हमारा 1 हो सकता है या हमारा 3 हो सकता है। फिर क्या है, PETM महासागर की सतह और भूमि के बड़े पैमाने पर जीवन विविधीकरण से जुड़ा है। ये सही है, तो हम सी की तरफ, आंसर सी की तरफ जाएंगे। ठीक है। यही हमारा सही आंसर है। इसके बाद क्या है, इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन अब है कहाँ है, अब देख रहे, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए हम आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ रीजनिंग और मैथ होंगे, उसमें कॉम्प्रिहेंशन नहीं होंगे। इसमें हम सिर्फ आपको कॉम्प्रिहेंशन करा रहे हैं। ठीक है। कोशिश कीजिए, करने की कोशिश कीजिए और आपका बिल्कुल महज आपका डर बिल्कुल दूर होगा। ठीक है। तो एक बार आप ट्राई कीजिए, क्योंकि उतना कठिन नहीं है जितना लोग सीख जाते हैं। हमें मालूम है क्या, इससे लोगों का जो है डर बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि जिससे पहले मैंने जो वीडियो डाली थी उस पर कोई तरीके के व्यू नहीं आए, जबकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण थी और उसका जो है लोग उसको ज़्यादा देर तक देखते ज़रूर है। जिसने क्लिक किया उसने देर तक देखा, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसमें क्लिक इम्प्रेशन ही नहीं है। लोग उसको देख के क्लिक करते ही नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन की बात सुन के ही क्लिक नहीं करते। ठीक है। तो इसका क्या है कि आप लोगों का डर है, उस डर को हम दूर करना चाहते हैं। तो देखते हैं, अगला पढ़ते हैं। क्या इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT दुनिया भर में विभिन्न व्यवसाय, सरकारी एवं सार्वजनिक या निजी उद्योगों से संबंधित विभिन्न चुनौतियों और मुद्दों के अभिनव समाधान प्रदान करने के लिए स्मार्ट उपकरणों और इंटरनेट का उपयोग करता है। ठीक है। लेकिन IoT उपकरणों द्वारा संसाधित डेटा की मात्रा बहुत अधिक है। ठीक है। समस्त एक श्रृंखला में आपूर्ति की जाती है। ठीक है। और साइबर अपराधियों द्वारा हमले का जोखिम रखती है। यही वह परिप्रेक्ष्य है जहां उपकरणों द्वारा संचालित डेटा के प्रमाणीकरण, मानकीकरण और संरक्षण के लिए ब्लॉकचेन संरचना का लाभ उठाने की संभावना उत्पन्न है। देखिए, ये यहाँ से उसने निष्कर्ष दिया है। ठीक है। लेखक ने अपना निष्कर्ष दिया है, तो हम इसके ही अनुसार आगे चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें क्या है, सस्ते IoT उपकरणों से विकसित उपकरणों के विकास के साथ जीवन अधिक आरामदायक होता है। IoT के लिए खतरा नगण्य है, ये भी गलत है। उसमें कहा है आसन्न सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए हम अभी भी IoT को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, ये भी गलत है। अब ये क्या है, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी की भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों को दूर करने में मदद करेगी। और ये क्या है, यही बात कही गई, इसमें संभावना उत्पन्न करेगी, मानकीकरण और ब्लॉकचेन की संभावना उत्पन्न करेगी। ठीक है, उत्पन्न होती है, तो इसका हम सही आंसर है डी। इसके बाद
अगला परिच्छेद है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निश्चित रूप से चौथी औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की मूलभूत प्रौद्योगिकी है, मतलब बहुत मेन टेक्नोलॉजी है। आश्चर्यजनक नहीं है कि कई विकासशील देशों ने एआई क्षमताओं को विकसित करने के लिए गंभीर प्रतिबद्धता जताई है। वे एआई के उपयोग के लिए नई नीतियां, विनियमों और अभ्यासों को स्थापित करने की प्रक्रिया में तेज़ी ला रहे हैं। चीन, भारत, केन्या, मैक्सिको, रूस और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने एआई रणनीति दस्तावेज जारी किए हैं और कई अन्य देशों ने 4IR प्रौद्योगिकी का उपयोग कर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को रूपांतरित करने के लिए व्यापक विजन जो है विकसित किया है। हालांकि एआई उद्योग के विकास में विकासशील देशों के बीच व्यापक भिन्नता है। ठीक है, विकासशील और विकास में व्यापक भिन्नता है। अधिकांश देश जो उच्च गुणवत्ता युक्त एआई अनुप्रयोगों के निर्माण के लिए आवश्यक मुख्य सामग्रियां जैसे बिग डेटा, कंप्यूटर शक्ति और जनशक्ति में बदतर प्रदर्शन करती हैं। किसमें? बिग डेटा, कंप्यूटिंग और बदतर प्रदर्शन करती हैं। फिर भी इन देशों में एआई पारिस्थितिकी तंत्र धीरे धीरे उभर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं और आगे। नहीं, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत उपनिगमन निकाला जा सकता है? ठीक है, सभी विकासशील देशों में एक समान एआई क्षमताएं हैं और इसमें पहले ही कहा था एक एआई क्षमताएं एक समान नहीं है। भारत एआई क्रांति के लिए तैयार है। एआई अनुप्रयोगों के निर्माण के लिए विकासशील देशों के पास पर्याप्त सामग्री मौजूद है। एआई की दौड़ में अत्यधिक विकासशील देश पिछड़ रहे हैं। ये सही है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है जिसमें दिया गया सर्वाधिक निश्चित रूप से नियत है, मतलब जो वो कहना चाहता है उसने सारी बात कही, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा वक्तव्य है जो उसमें अपने आप में वह नियत है? देखिए इसमें क्या है, सभी विकासशील देशों ने एआई क्षमता विकसित करने हेतु गंभीर प्रतिबद्धताएं जाहिर की हैं। जाहिर नहीं की है, कोशिश की हैं। एआई में मानवीय क्षेत्रों में अत्यधिक अप्रयुक्त क्षमता मौजूद है। सीमित संसाधनों वाले विकासशील देशों को एआई के माध्यम से गुणक प्रभाव प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, विकासशील देशों को उनके एआई के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। तो इसमें इसका सही आंसर है बी, वो सी। ये फिर आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, यह भी है सतत विकास लक्ष्य के बारे में, तो इसको भी पढ़ते हैं। क्या है? सतत विकास लक्ष्य 2 SDG का उद्देश्य भुखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा हासिल करना, पोषण में वृद्धि करना और सतत विकास यानी सतत कृषि को बढ़ावा देना। हालांकि खाद्य सुरक्षा भारत के लिए एक चिर प्रतिष्ठा यानी प्रतीक्षित विकास लक्ष्य रहा है। आर्थिक विकास के बावजूद कुपोषण का बोझ अस्वीकार रूप से अधिक बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन खाद्य उत्पादन लागत और सुरक्षा पर अपने प्रभाव के साथ खाद्य सुरक्षा संबंधी खतरों के लिए एक और चुनौती पेश करता है। ठीक है, क्या है? परिवर्तन के लिए एक और चुनौती पेश करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? पेश करता है अत्यधिक गर्मी या जल की कमी फसल की वृद्धि को बाधित कर सकती है, पैदावार कम कर सकती है और सिंचाई मृदा गुणवत्ता और उस पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकती है जिस पर कृषि निर्भर है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तार्किक तर्कसंगत
उपनिगमन निकाला जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसको। आर्थिक विकास में भारत में अल्प पोषण को कम करने में मदद की है, ये तो बात है ही नहीं। जलवायु परिवर्तन भारत में खाद्य सुरक्षा, भारत की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा ये है। इसके बाद क्या है, जलवायु परिवर्तन में भारत की खाद्य सुरक्षा चुनौतियों की वृद्धता से वृद्धि की है, ये सही है। भारत में कुपोषण का बोझ बहुत अधिक है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा सी। अब इसके ही साथ है 25 नंबर क्वेश्चन। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। तो कौन कौन सी बनाई गई हैं इसमें देखते हैं। जलवायु परिवर्तन ने भारत की कृषि उत्पादन में वृद्धि वृद्धि किस तरीके क्वेश्चन पूछते हैं, वृद्धि तो हो ही नहीं सकती। आर्थिक विकास में भारत में अल्प पोषण को कम करने की मदद की है, ये ख़त्म। तो इसके दोनों ही गलत हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब ये जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप निवेशकों यानी इन्वेस्टरों और वित्तीय संस्थान यानी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को नकारात्मक जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। किनको, इन्वेस्टरों को और फाइनेंशियल संस्थान को, और आगे भी इसका सामना करेंगे और भविष्य में भी करते रहेंगे। इन जोखिमों में शामिल है, अब इनमें कौन कौन से जोखिम हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं। स्थूल आर्थिक प्रभाव, जैसे कि विभिन्न विकासशील देशों में उत्पादकता, हाँ ठीक है, प्रोडक्टिविटी एवं आर्थिक विकास में अपेक्षित कमी, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष भौतिक प्रभाव, जैसे तटीय जनसंख्या केंद्रों पर बाढ़ और तूफान के जोखिम और विद्युत उत्पादन, बड़े औद्योगिक स्रोत जो है, परिवहन और अन्य आर्थिक क्षेत्रों में ग्रीन हाउस गैसेस यानी GHG उत्सर्जन कम करने का लक्षित नीतिगत उपायों के प्रभाव है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न। इसमें पूर्व धारणाएं की बात की गई है। तो क्या तटीय क्षेत्रों के लोगों को जलवायु परिवर्तन का अधिक खतरा है? इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, जलवायु परिवर्तन का अधिक खतरा है। तो इसमें क्या है, इसमें बात भी की गई है। देखिए, जैसे तटीय जनसंख्या केंद्रों पर बाढ़ और तूफान का जोखिम और विद्युत उत्पादन के बड़े स्रोत का परिवहन यानी जोखिम है, तो इनको खतरा है। तो इसका ये तो हम सही मान लेते हैं। जलवायु परिवर्तन की अनदेखी करना निवेशकों के लिए बड़ा, ये भी सही है। इन्वेस्टर और वित्तीय फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जलवायु परिवर्तन नीतियों और निवेशकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत है। तो इसके साथ क्या है आपका, देखिए 3 गलत अगर आप निकाल ले तो 3 ही क्वेश्चन खत्म, आपका सही आंसर हो जाएगा ये। अब अगला परिच्छेद है, इसको पढ़ते हैं। शिक्षा में और देश शिक्षा में और अधिक व्यापक रूप से विकास में सभी नीतिगत प्रयासों में संवाद एवं परिचालन ढांचे के बीच, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है उसके बीच खाई सभी के लिए समान शैक्षिक अवसर हासिल करने में जो है भारत के खराब प्रदर्शन के एक कारण है, भारत में खराब प्रदर्शन का एक कारण है के रूप में लंबे समय से उद्धृत किया गया है। ठीक है, समानता कुछ समूहों द्वारा सामना किए जाते हैं ऐतिहासिक अलाभ को संबोधित करने और सार्वभौमिक शिक्षा के लिए भारतीय संविधान में जताई गई विभिन्न प्रतिबद्धताओं के बावजूद जमीनी स्तर पर नीतियों में आधुनिक भारतीय राष्ट्र के जन्म को विकसित करने के लिए महत्वाकांक्षी स्वप्न साकार करने में बहुत कम योगदान किया गया है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जहाँ पर क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है उसे पेंसिल से आप मार्क करते रहिए। ठीक है, शिक्षा के अधिकार की गारंटी देने के बदलाव के साथ यह भी अंतर बने रहने का खतरा भी प्रतीत होता है। तो इसमें क्या है, अब देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें पूर्व धारणाएं पूछ रहा है। ठीक है, पूर्व धारणा क्या है, इसमें क्या है, इसका लिखने का मतलब क्या था। इसमें कि
भारतीय विद्यालय जो प्रणाली समतावादी शिक्षा का प्रधान में समझक है। समतामूलक शिक्षा सुनिश्चित करने का एकमात्र उपाय निजी विद्यालयों को समाप्त करना और अधिक सरकारी विद्यालयों की स्थापना करना है। यह भी गलत है। इसके बाद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के बाद भी भारत सभी के लिए समान शिक्षा का अवसर को सुरक्षित करने में सक्षम नहीं है। ये सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद ये देखते हैं क्या है। भारत सरकार देश भर में संशोधित योजनाओं और उनके कार्यान्वयन के माध्यम से टीबी से जुड़ी समस्याओं को कम करने के लिए प्रगहन प्रयास कर रही है। ठीक है, इसके बावजूद भारत में टीबी की उच्च मामलों और व्यापकता में उल्लेखनीय कमी लाने के लिए अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। जागरूकता एवं संसाधनों की कमी, खराब बुनियादी ढांचे, दवा प्रतिरोध मामले में जो वृद्धि, खराब अधिसूचना और समग्र लापरवाही जैसे कारक प्रमुख चुनौतियां जो हैं का निर्माण करते हैं। यदि हम गरीबी का कुपोषण को मिटा दें, ठीक है, ये बात ध्यान रखें, तो जनता को शिक्षित करें और टीबी से जुड़े कलंक को ख़त्म करें। किससे कर सकते हैं हम? शिक्षा से। यानी गरीबी और कुपोषण को मिटा दें तो क्या हम टीबी से जैसे कलंक को हम ख़त्म कर सकते हैं। तो हम एक रोग मुक्त भविष्य की आशा कर सकते हैं। अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है। उपयुक्त परिच्छेद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक, तर्कसंगत, निर्णायक संदेश दिया जाता है? ठीक है, तो इसके बारे में हमें देखना है। पहले हम इनको कथनों को पढ़ते हैं। भारतीय परिस्थितियों में टीबी एक साध्य रोग नहीं है। ये गलत है। इस तरीके टीबी के इलाज के लिए निदान और चिकित्सा उपचार से भी अधिक की आवश्यकता होती है। उपचार से भी अधिक की आवश्यकता होती है। इसमें कुछ शब्द गायब हैं, अब छोड़ देते थोड़ी देर के लिए। भारत टीबी जैसी बीमारियों में तभी मुक्त होगा जब इसके गरीब उन्मूलनों कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से सफलतापूर्वक लागू किया जाएगा। गरीबी और कुपोषण खत्म करने से होगा। केवल गरीबी और कुपोषण अल्पोषण की बात करें, उन्मूलन से टीबी मुक्त भारत बन सकता है, तो ये सही नहीं है। तो इसके हिसाब से इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग के सवाल हैं, मैथ के सवाल हैं, जी हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन देखने वाले हैं। जितने भी स्टेंजा है पूरे पेपर में वही देखेंगे। आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी जीएम प्रौद्योगिकी को संवहनीय दृष्टिकोण के माध्यम से खाद्य उत्पादन में वृद्धि के समाधान के वायदे के साथ पेश किया गया था। हालांकि विभिन्न पर्यावरणीय, नैतिक और सामाजिक चिंताओं को जन्म देने के अलावा आज बहुराष्ट्रीय व्यापक नियमों द्वारा जीएम तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो विश्व की खाद्य श्रृंखला का निजीकरण कर रहे हैं और बौद्धिक संपदा अधिकारों का उपयोग करके अपने निवेश की रक्षा कर रहे हैं। जीएम फसलों की शुरुआत को प्रायः बौद्धिक संपदा आईपी, ठीक है, संरक्षण से जोड़ा गया है। कृषि अनुसंधान के बढ़ते निजीकरण को देखते हुए यह तर्क दिया गया है कि निजी कंपनियां को अपने अनुसंधान निवेशकों का प्रतिफल रिटर्न प्रदान करने के लिए आईपी संरक्षण सहित पेटेंट की आवश्यकता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 है, तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हम इसमें कथन पढ़ते हैं। क्या है इसका कथन? विकासशील देशों को जो विश्व व्यापार संगठन में इस मुद्दे को उठाना चाहिए और बौद्धिक संपदा अधिकारों के उन्मूलन
को सुनिश्चित करना चाहिए। ये ऐसी कोई बात नहीं है पैराग्राफ में। निजी निगमों को भारत में कृषि व्यवसाय करने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये भी गलत है। जीएम प्रौद्योगिकी को लाभ संचालित नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। तो आपका एक ही आंसर बचा है कि सार्वजनिक अनुसंधान संस्थानों को जीएम प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करना चाहिए और प्रौद्योगिकी एजेंडा को प्राथमिकता देनी चाहिए, ये सही आंसर है। इसके बाद इसके ही साथ एक और है, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणा क्या है। जो पूर्व धारणा क्या बनी है उस लेखक की, क्यों लिखा है उसने, तो इसमें क्या है, जीएम फसलों के लिए पेटेंट अधिकार अनिवार्य है, ये गलत है। निजी कंपनियों अपने शोध निवेश को प्रतिफल चाहती हैं, ये सही है, लास्ट में ही बात कही गई है, तो ये क्या, ये सही आंसर। इसको देखते हैं। आक्रामक प्रजातियों को लुप्तप्राय प्रजातियों के पतन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। माना जाता है कि जो आक्रामक प्रजातियां हैं वो दूसरी प्रजातियों को लुप्त कर देती हैं, यानी लुप्तप्राय प्रजातियों का एक खतरा है। हालांकि फिर कही हालांकि ऐसी बात नहीं है, मतलब हालांकि का मतलब है अब वो बताना चाहता है कि जो बात ये कथन है ये गलत है, और ये क्यों गलत है हम इसका जवाब देते हैं। ठीक है, यह दृष्टिकोण विवादित रहा है। ठीक है, जैसे कहा है यह दृष्टिकोण विवादित रहा है क्योंकि अधिकांश साक्ष्य आधार जो उपसंज्ञानात्मक रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किए गए एक अध्ययन के परिणाम स्पष्ट रूप से पिछले 10 अध्ययन के विपरीत हैं, जिसमें पाया गया था कि संयुक्त राज्य में 49% लुप्तप्राय प्रजातियां को आक्रामक प्रजातियों से खतरा था, जबकि अंतिम अध्ययन से यह 6.2% पाया गया। नई प्रजातियों का आगमन लगभग हमेशा से ही एक क्षेत्र में जैविक विविधता को बढ़ाता रहा। नई फसलें आईं तो क्या है, जैविक विविधता बढ़ी है। कई मामलों में जो है नव आवक प्रजातियों की अधीनता किसी भी मूल प्रजाति को विलुप्त होने के लिए प्रेरित नहीं करती। अगर कोई नई प्रजाति आ गई है तो उसमें क्या है, वह उसको प्रेरित नहीं करती है कि उस पर कोई असर नहीं डालती है कि ये विलुप्त हो जाए। अब देखते हैं उसके क्वेश्चन। तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, विलुप्ति के कारण के रूप में आक्रमण कई मामलों में सीमित पर्यवेक्षणों और निष्कर्षों पर आधारित है, ये सही है। किसी देश की जो जैव विविधता को बढ़ाने के लिए विदेशी प्रजातियों का उपयोग करना चाहिए, ये भी नहीं बात कही गई है। आक्रामक प्रजातियां हमेशा से ही पारिस्थितिक तंत्र के लिए हानिकारक होती हैं, ये भी पहले ही कह दिया कि आक्रामक जो प्रजातियां हैं वो पूर्णतया इस बात पे विवादित रहा है, ये तो इस तरीके की नहीं है। तो कभी कभी विदेशी प्रजातियों के विरुद्ध अभियान व्यर्थ होते, ये भी सही है। विदेशी प्रजातियों के विरुद्ध अभियान जो है वो विवादित रहती है, इस तरीके की बात है। एक मिनट देखते हैं, एक मिनट चेक इसमें विदेशी प्रजातियों का नाम। नई प्रजातियां लगभग हमेशा क्षेत्र में विविधता को जानवरों के नावों की प्रजातियों का, ये गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, आपका पहला ही सही है। ठीक है, ये गलत है। इसमें क्या है, विरुद्ध अभियान व्यर्थ है, उसके विरुद्ध में अभियान करना खराब है। ठीक है, तो इस तरीके की ये। अब देखते हैं अगला परिच्छेद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार डायरिया कई दिनों तक रह सकता है और शरीर में जल और लवण की कमी कर सकता है। ठीक है, ये डायरिया के बारे में जो परिचय दिया है, जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। कौन कौन सा आवश्यक है, जल और लवण। संक्रमण दूषित भोजन और पेयजल से यह बदतर साफ सफाई के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है, भारत में डायरिया से होने वाली 10 में से 9 मौतें मुख्य रूप से बच्चों के लिए असुरक्षित है। मतलब 10 में से 9 मौतें जो हैं वो हुई हैं किसकी, डायरिया से, और वो सबसे ज़्यादा किसकी हुई हैं, बच्चों के लिए सुरक्षित, मुख्य रूप से बच्चों की सुरक्षित एवं स्वस्थ
पेयजल और बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच की कमी का कारण होती हैं। डायरिया की रोकथाम के लिए क्या है, रोकथाम के लिए हस्तक्षेप जिसमें जो है सुरक्षित पेयजल, बेहतर साफ़ सफाई और साबुन से हाथ धोना शामिल है, से रोग जोखिम को कम किया जा सकता है। ठीक है, इसके हम रिजल्ट देखते हैं क्या है। डायरिया से होने वाली मौतें केवल बच्चों की होती हैं, ये गलत है। ये क्या है, ये गलत है, केवल बच्चों की नहीं होती हैं। डायरिया की रोकथाम के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, ये सही है। डायरिया बिल्कुल भी साध्य नहीं है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसको पढ़ते हैं। शहरीकरण विकास के लिए अंतर्भूत है और प्रायः आर्थिक विकास के प्रमुख चालक के रूप में कार्य करता है। चूँकि भारत मुख्यतः ग्रामीण समाज में से शहरी समाज की में संक्रमण के चरम बिंदु पर है, यानी ग्राम समाज से शहर की समाज की ओर एक चरम बिंदु पर, चरम बिंदु का मतलब बहुत ज़्यादा प्रवासन हो रहा है, पर पहुंच गया है। इसलिए समाज के सभी वर्गों के लिए आर्थिक विकास के सर्वोत्तम अवसर सुनिश्चित करने पर मुख्य ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यह चिंता का विषय है कि भारी जो निवेश के बावजूद हमारे शहर अभी भी दक्षता और संवेदनशीलता संबंधी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हमारा कोई भी शहर विभिन्न वैश्विक रैंक के शीर्ष पर 50 शहरों में शामिल नहीं है। प्रभावशाली अंतर्दृष्टिपूर्ण योजना समय की आवश्यकता है, जिसके अभाव में न तो निवेश और ना ही कार्रवाइयाँ दीर्घकालिक समाधान देने में सक्षम होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि और कुछ लिखा है? अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, परिचय तर्क करता हुआ प्रतीत होता है, किसके बारे में कहता है, किसके पक्ष में कहता है, ये देखना है हमें। तो इसमें क्या है, भारत में शहरीकरण के विरुद्ध नहीं है, ऐसी कोई विरुद्ध की बात नहीं है। उसमें ये कहा है कि ग्राम की तरफ से शहर की तरफ से जो है गांव से शहर की तरफ प्रवसन हो रहा है और उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने की ज़रूरत है। बस समाज के सभी वर्गों के आर्थिक विकास के पक्ष में है। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है, हो सकता है ये, इसमें अभी अब छोड़ रहे। शहरीकरण में भारी निवेश के विरुद्ध है, ये नहीं है। निवेश की तो बात की है उसने। भारत में शहरीकरण के लिए उत्तरदायी नियोजन के पक्ष में, ये सही है। नियोजन मतलब शहरीकरण हो रहा है तो उस शहरीकरण के साथ साथ में उसका नियोजन भी होना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं अगला परिच्छेद क्या है। भारत में विकास और रोजगार सृजन से संबंधित समस्या एवं विरोधाभास है। रोजगार सृजन और विकास में एक विरोधाभास है, समस्या भी है, एक विरोधाभास भी है। कि मूल तस्वीर इस प्रकार है कि समस्या न केवल पुरानी है बल्कि वास्तव में सबसे बुनियादी भी है, मतलब ज़मीनी स्तर पर है, जिसने कम से कम आधी सदी से विकास नीति को चुनौती दे रखी है, मतलब 50 वर्षों से। यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि रोजगार के प्रारूप ऐसे हों जो समग्र रूप से नागरिकों के लिए अच्छी आजीविका सुनिश्चित करें। लेकिन विरोधाभास वास्तव में नए हैं। यह तथ्य कि कुल उत्पादन वृद्धि दर में तेज़ी आई है, लेकिन अधिक रोजगार उत्पन्न नहीं हुआ है। वृद्धि है लेकिन रोजगार अधिक उत्पन्न नहीं हुआ है। यह तथ्य कि वास्तविक मजदूरी में गिरावट और मजदूरी हिस्सेदारी में गिरावट उपरस हिस्सेदारी में भी गिरावट के कारण नियोक्ताओं यानी द्वारा अधिक श्रम की मांग नहीं की जा रही है। छोटे स्वरोजगार में न केवल कृषि और सेवाओं में बल्कि उद्योगों में भी वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि कॉरपोरेट क्षेत्र में आय के हिस्से में तेज़ी से वृद्धि हुई है। स्थूल आर्थिक नीतियाँ और समग्र विकास रणनीतियाँ इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो इसका हम कथन पढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है सही है, देखते हैं। तो इसमें क्या है,
नियोक्ता अधिक श्रम की मांग कर रहे हैं और क्योंकि वह मजदूरी कम नहीं है। इसमें पहले कह दिया है नियोक्ता क्या कर रहे हैं, ये देखो नियोक्ताओं द्वारा श्रम की मांग नहीं है, ये लिखा है नियोक्ताओं द्वारा श्रम की मांग नहीं की जा रही है। ठीक है, तो ये कथन हमारा गलत है। अगर इसके बारे में हम निकालें तो इसका क्या है, इसके 2 ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब 4 तो सही है ही, हमारा 3 का लफड़ा है, 3 चेक और कर लें। कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र में रोजगार बढ़ रहा है, ये सही है। ठीक है, तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू पेस्टेंजा राइट आंसर विल बी 3 and 4 यानी बी ऑप्शन। इसके बाद है अगला परिच्छेद है, भले ही कृषि सकल घरेलू उत्पाद में केवल 20% का योगदान देती है। ठीक है, सकल घरेलू जीडीपी की बात है। ग्रामीण आबादी 70% आबादी का निर्माण करती है और उपभोक्ता सतत वस्तु बाजार के 60% का गठन करती है। इसका तात्पर्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आक्रामक बैंकिंग के लिए अप्रयुक्त जो व्यावसायिक क्षमता मौजूद है। चुनौतियाँ इन क्षेत्रों का पता लगाने और उपयुक्त जो वितरण चैनलों द्वारा उत्पादों के माध्यम से उन्हें वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में निहित हैं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्तीय समावेशन के अगले चरण के क्रियान्वयन की तैयारी शुरू कर दी है, जहां देश के ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं के जो है अंतराल को कम करने के अलावा बीमा और पेंशन कवरेज की जो पैठ बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। पैठ बढ़ाने का लक्ष्यों को प्राप्त करने में वित्तीय नियामकों और औपचारिक भूमिका हो सकती है। देखते हैं इसका सही आंसर। इसमें क्या है, उपयुक्त परिच्छेद में निर्णायक और तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, उसकी तरफ देखते हैं। भारत में भीतरी इलाकों के लोगों को बैंकिंग प्रणाली में लाने का प्रयास अभी तक सफल नहीं हुए। बेहतर बैंकिंग आउटरीच ग्रामीण भारत में बेहतर वित्तीय समावेशन लाएगी। इसको थोड़ी देर पेंडिंग में रखते हैं। क्या है दूसरा, क्या है अगला सी क्या है, ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ाना एक अधूरा स्वप्न है। भारत में लगभग 100% वित्तीय समावेशन हासिल करना अभी भी काफ़ी दूर है। 100% है और दूर भी है, तो हम बी की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद क्या है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे। ये है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन को करने वाले हैं इस पार्ट में, इस वीडियो में, तो सिर्फ हम उसको ही देखेंगे। अगला परिच्छेद है, भारत जैसे विकासशील देश के लिए आर्थिक विकास और निम्न कार्बन जो अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना तब तक अव्यवहारिक होगा जब तक कि ऊर्जा क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन में पर्याप्त कमी नहीं की जाती। भारत ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए और जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों के अनुरूप अपनी ऊर्जा प्रणाली के लिए बड़े पैमाने पर रूपांतरण मार्ग चुना है। विकासात्मक गतिविधियों के विविध रूपों के लिए ऊर्जा एक प्रेरक शक्ति है और भारत में लगभग 3/4 कार्बन उत्सर्जन ऊर्जा क्षेत्र से होता है। ऊर्जा क्षेत्र से 3/4, ठीक है, 3/4 किससे, ऊर्जा क्षेत्र से। CO2 उत्सर्जन के बिना नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके ऊर्जा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना और बस 2030 तक नवीकरणीय संसाधनों से 50% ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखना महत्वपूर्ण कदम है। भारत के लिए शुद्ध जो है शून्य ऊर्जा प्रणाली प्राप्त करना तकनीक रूप से व्यवहार लक्ष्य है, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने में निहित संक्रमण चुनौतीपूर्ण है। जबकि देश पहले से ही आवश्यक रूपांतरण को अपनाने के लिए तेज़ी से कार्य कर रहा है। इसके लिए जो अनिवार्य रूप से लोगों में रहने के संसाधनों को, विशेष रूप से ऊर्जा संसाधन के उपयोग को प्रबंधन
के तरीके में बदलाव लाने में मानव हस्तक्षेप के सभी क्षेत्रों में सचेत और निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तार्किक एवं तर्क संगत उपनिगमन निकाला जा सकता है? तो इसके बाद इसमें क्या है देखते हैं क्वेश्चन इसका। शुद्ध शून्य का उत्सर्जन लक्ष्य के लिए सरकार के साथ साथ लोगों को भी बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ये भी सही है। ठीक है, ये सही है। अब इसके बाद भारत में कोयला निर्भर क्षेत्रों को गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों को तेज़ी से प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत सरकार के पास ऊर्जा क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त नीतियां मौजूद हैं। भारत के विकास के लिए अवरोध धन और भविष्य प्रौद्योगिकी का संबंधित नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। इसके बाद देखते हैं उपयुक्त परिच्छेद में की पूर्व धारणा क्या है। तो क्या है पूर्व धारणा, इसमें क्या है, भारत में निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था के साथ आर्थिक विकास संभव है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था के साथ आर्थिक विकास जो है एक दूसरे के पहलू हैं, जैसा कि स्टैंजा में कहा गया है, पैराग्राफ में कहा गया है। भारत में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, ये सही है। ठीक है, लोगों को प्रेरित किया है, तो आंसर हो जाएगा आपका 2 सही। अल्पोषण दुनिया भर में 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लगभग 25% को प्रभावित करता है। ठीक है, और समस्त बाल मृत्यु के आधे भाग का वास्तविक कारक है। बाल जो है अल्पोषण कम संज्ञानात्मक क्षमता, कम आर्थिक क्षमता और उत्तरार्ध जीवन में गंभीर बीमारी के जोखिम के अलावा दीर्घकालिक विकास हानि से भी जो है संबंधित है। बाल अल्पोषण के बोझ को व्यापक रूप से कम करने के लिए अकेले आहार संबंधी हस्तक्षेप अपर्याप्त हैं। अकेले आहार संबंधी हस्तक्षेप अपर्याप्त हैं और रोग के लगातार संक्रामक बोझ को दूर करने में विफल है। यद्यपि अल्पपोषण के जो रोग जनन के संक्रमण की भूमिका अच्छी तरह से चिन्हित है। ठीक है, चिन्हित है, तो नए उभरते साक्ष्यों का पता चलता है कि सहभोजी सूक्ष्म जीव समुदाय और माइक्रोबायोम के रूप में जाने जाती हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और शांत माइक्रोबायोम स्वस्थ बाल विकास के महत्वपूर्ण रूप से संबंध अन्य मार्गों के साथ पोषक तत्वों की ऊर्जा और वृद्धि हार्मोन संकेतित उपनिवेशन प्रतिरोध और रोगजनक के प्रति प्रतिरक्षा सहिष्णुता को नियंत्रण करता है। इसलिए विशेष रूप से जीवन के आरंभिक चरणों में अल्पोषित आहार और अस्वच्छ वातावरण के माध्यम से सावैध आंत सूक्ष्म जीव पारिस्थितिक तंत्र की गड़बड़ी बच्चे के विकास के साथ इन महत्वपूर्ण मार्गों को बाधित कर सकती है। इस तरह बच्चे के अल्पोषण में योगदान देती है। अब देखते हैं इसका जो कथन है कौन सा निर्णायक और तर्कसंगत देखना है, कौन सा ज़्यादा है। तो इसमें देखना है कथन दिए गए हैं, तो इसमें बाल अल्पोषण के बोझ को कम करने के लिए आहार अवश्य पर्याप्त है। अभी कहा था क्या, पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है। बाल अल्पोषण के उपचार में उन उपायों को शामिल किया जाना चाहिए जो एक स्वास्थ्य अंतर माइक्रोबायोम समर्थन करता है। ये सही है। दुनिया भर में बाल मृत्यु में कुपोषण 50% योगदान, ये गलत है, उसमें देखा था। बाल अल्पोषण को रोकना और इसका इलाज कराना वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता है, ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद एक ये और है, परिच्छेद नंबर 3 है, क्या है, हालांकि अंटार्कटिका हम में से अधिकांश से हज़ारों मील दूर है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के प्रभाव केवल इस बर्फीले महाद्वीप के तटों
तक ही सीमित नहीं। अंटार्कटिका ने जो है अंटार्कटिका प्रायद्वीप में वायु के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुभव किया गया है। यद्यपि हो सकता है कि यह बहुत अधिक प्रतीत नहीं है, लेकिन यह ग्लोबल वार्मिंग की औसत वृद्धि का 5 गुना है। ठीक है, औसत दर का 5 गुना, वृद्धि का नहीं, ग्लोबल वार्मिंग औसत दर का 5 गुना है। जैसा कि जलवायु परिवर्तन जो है अंतर सरकारी पैनल है IPCC द्वारा रिपोर्ट किया गया है। वैज्ञानिकों को भय है कि जल जो वर्तमान में भूमि पर बर्फ़ का जमा है, ठीक है, आइस शीट सहित, लेकिन आइस शेल्फ नहीं है, पिघल सकता है और समुद्र जल स्तर में वृद्धि में योगदान कर सकता है। 1990 के दशक की शुरुआत से उपग्रह मापन से संकेत मिलता है कि जो समुद्र का स्तर है प्रति वर्ष 3 मिमी, ठीक है, की दर से बढ़ रहा है। और वास्तव में पिछली सदी जो कि समुद्र का स्तर देखें तो बढ़ रहा है। इस बात की संभावना है कि IPCC के अनुमानों की तुलना में समुद्र के जो स्तर में कहीं वृद्धि तो नहीं हुई है, यानी कहीं अधिक वृद्धि हुई है। तो इसमें देखना क्या पूर्व धारणा है, तो इसको पढ़ना है। देखें कथन, देखें क्या है। अंटार्कटिका में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव शेष विश्व के अनुभव में नहीं किया जाएगा। ये गलत है, ये इसमें कहा है, पहले ही कहा गया है कि किया गया। बर्फ़ की चादरों यानी आइस शीट्स के पिघलने की संभावना बहुत अधिक है, ये सही है। अंटार्कटिका में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव IPCC रिपोर्ट से कहीं अधिक हो सकता है, ये सही है। तो इसके 2 और 3 आपका सही है आंसर। अब देखते हैं अगला परिच्छेद। दक्षिण कैस्केड फुटहिल्स में अवस्थित सैम वेल्स गुफा में अपने शोध के दौरान जीवविज्ञानियों ने पाया है कि प्लेस्टोसीन युग में लगभग उतने ही गोफर यानी चूहे थे जितने वोल्स चूहे या जितने डियर माउस, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम वार्मिंग घटना की ओर आगे बढ़ते हैं, इन छोटे जीवों के जो है समान रूप से वितरण में भी तेज़ी से कमी आती है। ठीक है, किधर को कमी आती है? वार्मिंग की ओर से, हाँ, क्योंकि ये जीव जलवायु परिवर्तन के प्रति अलग अलग तरह के अनुकूलन प्राप्त करते हैं। कुछ प्रजातियां अत्यंत दुर्लभ हो गई हैं तो अन्य व्यापक रूप से सामान्य हो गई हैं, और वह प्रजाति जो इसकी बेहद जो है सावैधता के आधार पर इस भूदृश्य का राजा बन गई है, वह डियर माउस प्रजाति है। उल्लेखनीय है कि डियर माउस पश्चिमी भूदृश्य में इतने सामान्य हैं कि अधिकांश लोग सोचते हैं कि वे वास्तव में हमेशा से ही ऐसा ही रहे हैं। ऐसे ही रहे हैं। अध्ययन से पता चलता है कि प्लेस्टोसीन युग में बिल्कुल भी प्रमुख नहीं थे। ठीक है, बात में थोड़ा पेच है, ध्यान से पढ़ना होगा। अगले 100 वर्षों में तापमान परिवर्तन उस तापमान से अधिक होने की उम्मीद है जो अधिकांश स्तनधारियों ने अभी तक एक प्रजाति के रूप में ना देखा हो। बताया जाता है कि छोटे स्तनधारी समुदाय वास्तव में प्रत्यास्थी हैं। कई एक बातें इसमें जोड़ दी उसने, लेकिन यह एक ऐसी व्यक्तिक्रम या गड़बड़ी की ओर आगे बढ़ रहा है जो पिछले 10 लाख वर्षों में सक्षम उत्पन्न किसी भी बाधा से बढ़ी है। एक बार हम फिर ट्राई करें। इसमें चूहे, साविता, डियर माउस, 1 मिनट है। अच्छा ठीक है, चलो, इसमें और है नहीं। अब इसके हम आंसर देखते हैं क्या है। उपयुक्त परिच्छेद में पूर्व धारणा क्या है? इसकी पूर्व धारणा पूछी गई है। छोटे स्तनधारियों को पहले के अनुमान की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग से अधिक खतरा है, ये सही है। प्लेस्टोसीन युग में डियर माउस प्रमुख प्रजाति थे, ये गलत है। छोटे स्तनधारी ग्लोबल वार्मिंग के अनुकूल नहीं है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ये है। एक और है,
जबकि दुनिया भर के शहरों में जो है रेस्तरां व्यंजनों के अतिव्रत किस्मों की पेशकश करते हैं। समग्र रूप से हमारा वैश्विक आहार जो लोग खाते हैं अधिकाधिक तरीके से समरूप होता जा रहा है। चावल जो दुनिया के शीर्ष प्रधान खाद्य पदार्थों में से एक है, इस विरोधाभास को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। चीन बैंकों में संग्रहित चावल की 90,000 किस्मों में से जो किस्में क्वालिटी में से 40,000 की खेती की जा रही है और हमारे नियमित सुपरमार्केट सेल पर शायद ही इनमें से दर्जन भर से अधिक उपलब्ध हों। पिछले 100 वर्षों के विकास के साथ 90% से अधिक फसल किस्में जो किसानों के खेतों से गायब हो गई हैं। फिर इसके बाद पालतू पशुओं की जो है विभिन्न नस्लों में से आदि लुप्त हो चुकी हैं और दुनिया के सभी 17 जो मुख्य मत्स्यगृह हैं मछली पालन है क्षेत्रों में अब उनकी संवहनीय सीमा पर या उसके ऊपर स्तर पर मछली पकड़ी जा रही हैं। ठीक है, ऐसे विकासों का पर्यावरणीय सांस्कृतिक स्वास्थ्य संबंधी कैसे व्यक्तियों का जो जो रहते हैं मछली पकड़ते हैं लुप्त हो चुकी हैं। लुप्त मुख्यतः नस्लों पालतू पशुओं आदि लुप्त हो चुकी हैं और मत्स्य क्षेत्रों में उनकी सामान्यता ऊपर बढ़ जाता है, मछली पकड़ रही जा रही। ठीक है, तो उच्च उपज गहन कृषि पद्धतियों के साथ भी समय के साथ हमारे विकल्पों में भारी गिरावट आना तय है। सामान्यता जो है साधारण सुरक्षा जैव विविधता और स्वास्थ्य में दृष्टिकोण से यह चिंताजनक है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें भी पूर्व धारणा पूछी गई है। ठीक है, तो इसका क्या है इसमें देखते हैं। जैसे जैसे हम और अधिक विकसित होते जाएंगे हमारे भोजन के विकल्प बढ़ते जाएंगे। इसमें किस तरीके के ऑप्शन हैं? अच्छा, इस तरीके से क्या है, विकल्प बढ़ते जाएंगे, विकल्प नहीं बढ़ते जाएंगे, विकल्प कम होते जाएंगे। जैसे जैसे विकल्प का मतलब है कि अगर हम ये ना खाएं तो ये खाएं, लेकिन वहाँ पर जैसे जैसे वो बता रहा है कि अभी चावल पर ही पूरे निर्भर हो गए, तो इस तरीके से क्या है विकल्प नहीं बढ़ेंगे। हमारी खाद्य सुरक्षा स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली फसलों की किस्मों को संरक्षित करने की हमारी जो है क्षमता पर निर्भर हो सकती है। ठीक है, भोजन के उत्पादन और वितरण में वर्तमान शैली अंतर निकट भविष्य में भोजन की कमी की समस्या जन्म दे सकती है। ये दोनों ही सही है, तो हम बी की तरफ जाएंगे, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं और हैं परिच्छेद। हमारे हिसाब से अब नहीं है। ठीक है, ये 80 नंबर क्वेश्चन है, बस 80 होते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज परिच्छेद देख लिए। अब कल जो है आपको हम जितने भी इसके क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और तो इसी के साथ आप लोग तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।